हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें पीछे हमने रेजिस्टिविटी के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, थर्मल ये टेम्परेचर कोफिशिएंट या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमने लास्ट में सेमीकंडक्टर के बारे में जाना था कि सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो, उसकी जो वेरिएशन है वो किस तरह से है, वो आपको आज ग्राफ में हम दिखाते हैं। तो ये ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए। तो ये जो ग्राफ है, एक तरफ तो आपकी रेजिस्टिविटी नजर आ रही है आपको, और एक तरफ टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे 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 रेजिस्टिविटी कम होती है। तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि वहां पे कोलिजन बढ़ते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो कम इलेक्ट्रॉन होने से जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है, जो कि करंट बनाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो आप कह सकते हैं रेजिस्टिविटी घट जाती है। तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स का देखिए अब, सेमीकंडक्टर के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, यानी इलेक्ट्रोलाइट में आयोन कंडक्शन का काम करते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। तो जो इंटर आयोनिक, जो आयन आयन के बीच में अट्रैक्शन है, चाहे वो सोल्यूट सोल्यूट की हो, सोलवेंट सोल्यूट की हो, या सोलवेंट सोलवेंट की हो, ठीक है ना। आपने कोई सॉल्यूशन बनाया तो उसमें एक सोल्यूट है और एक सोलवेंट है। तो अकेला सोल्यूट होता, उसके आयोन्स भी तो आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन रखते हैं कुछ। अकेला सोलवेंट होता, वो भी तो कुछ अट्रैक्शन रखते हैं। और अब सोलवेंट और सोल्यूट दोनों इकट्ठे हो गए हैं तो वो भी कुछ अट्रैक्शन रखेंगे। तो ये अट्रैक्शन कम हो जाती है। ये अट्रैक्शन कम हो जाती है और साथ में विस्कस फोर्स, जो गाढ़ापन है इलेक्ट्रोलाइट का, लिक्विड चीज का, वो कम हो जाता है। तो जिसके कारण आयन आसानी से मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो फ्रीली मूव करेंगे तो फास्टली मूव करेंगे, जिसके कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की याद रखना, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। आगे देखिए, जो वाई एलोइज लाइक कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। दो रजिस्टर जो बनाए जाते हैं, रेजिस्टेंस वायर होती है, वो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की बनती है। जैसे आपका रियोस्टेट है, उसमें आप देखेंगे, आपका मीटर ब्रिज की अगर हम बात करें, आपके पोटेंशियोमीटर की अगर हम बात करें, तो उसमें जो रेजिस्टेंस वायर है वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की होती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन है, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, लेकिन टेम्परेचर कोफिशिएंट इनका छोटा होता है। अल्फा छोटा होने का मतलब है कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में जो बदलाव है वो भी छोटा होगा। यानी अगर टेम्परेचर का फर्क पड़ता भी है तो कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं पड़ने वाला रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टेंस पे। तो आप एक्सपेरिमेंट चाहे सर्दियों में कीजिए चाहे गर्मियों में कीजिए, टेम्परेचर का परिवर्तन हो रहा है, हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, इन सब चीजों का बहुत कम असर होता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे मॉइस्चर है, हवा में मॉइस्चर ज़्यादा हो गया है, तो प्रेशर है, इन चीज़ों का इन वायर्स के ऊपर, एलओए के ऊपर कम फर्क पड़ता है, जिसके कारण इनके रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनका रेजिस्टेंस एक जैसा बना रहता है हर मौसम में। इसलिए इन मटेरियल को हम स्टैंडर्ड रजिस्टर के तौर पे यूज करते हैं, ताकि हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू इनसे ये चेंज ना हो जाए और कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप इनसे कंपेयर भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो होता है इनका कॉपर के साथ, वो भी छोटा होता है। तो इन सब खासियतों के कारण हम कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने में प्रयोग करते हैं। अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओम्स लॉ आपको पता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज और करंट में डायरेक्ट रिलेशन होती है। तो ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या, पहले आपको ये बता दें कि ओम्स लॉ जो है वो सभी, जरूर नहीं कि सभी सब्सटेंस ओबे करते हैं, लेकिन बहुत सारे सब्सटेंस ओबे करते हैं। लेकिन ऐसे भी सब्सटेंसेस है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। और ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, एक फंडामेंटल लॉ नहीं है, नेचर का फंडामेंटल लॉ नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। ओमिक कंडक्टर, अब आप देखिए क्या होते हैं। तो वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करे उन्हें ओमिक कंडक्टर कहते हैं। यानी वी और आई में डायरेक्ट रिलेशन हो और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने, ठीक है। तो क्योंकि v बटे आई, आर आएगा वो कि एक कांस्टेंट होगा, और ये आर क्या है, इसमें स्लोप,
और स्लोप कांस्टेंट किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ बनता है तो वो ओमिक कंडक्टर्स कहलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपकी अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात कर लीजिए, जिसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड है, या किसी मेटल कंडक्टर की बात कर लीजिए, कॉपर मेटल की, प्योर मेटल ले लीजिए या सॉल्यूशन ले लीजिए CuSO4 का, और इलेक्ट्रोड कॉपर की ही यूज कीजिए। तो इस कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में ओम्स लॉ ओबे होता है। दोनों ही कंडीशन में आपको वी और आई के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ठीक है, दिखाई भी दे रहा है आप लोगों को, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और जो दूसरा है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो स्ट्रेट नहीं है, लेकिन जो ब्लैक में दिखाई दे रही है वो स्ट्रेट है। तो ये ध्यान रखिए आप। अब आगे देखिए, नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। यानी अगर हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दे तो भी सेम टेम्परेचर पे उनका रेजिस्टेंस बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता, रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो ऐसे कंडक्टर को नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं, और इनके बीच का जो वी आई ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता और ओरिजिन से पास नहीं होता। ठीक है, तो देखिए अब आगे, साथ में वी आई रिलेशनशिप नॉन लीनियर रहेगी। वी आई रिलेशनशिप में जो डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ वी फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी। जो वी आई रिलेशनशिप है वो वोल्टेज के साइन पे डिपेंड करेगी। आपने नेगेटिव वोल्टेज दिया है पॉजिटिव, यानी बैटरी का आपने उस मटेरियल के साथ नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा है या पॉजिटिव, उस पर भी निर्भर करेगा उसका वी आई रिलेशनशिप। और वी आई रिलेशनशिप इज नॉन यूनिक, और जो वोल्टेज और करंट की जो रिलेशनशिप है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग हो सकती है ना, यानी नॉन यूनिक हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर में मेटेलिक कंडक्टर्स भी होते हैं। जब आप हाई करंट लेते हैं तो हाई करंट किसी भी कंडक्टर से पास करेंगे तो करंट हाई होने पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि जूल्स लॉ कहता है H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। आई बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो जो सिंपल कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर्स है वो भी हाई करंट के लिए ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते जब लार्ज करंट पास होते हैं किसी कंडक्टर से। तो ये आपको दिखा रखा है कि एक सर्टेन वैल्यू तक, यहाँ तक देखिए ओम्स लॉ ओबे हुआ, और इसके बाद जो कंडक्टर है जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था उसने स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉलो ना करके नॉन लीनियर ग्राफ हो गया है। ठीक है, क्योंकि करंट की वैल्यू हाई हो चुकी है। नेक्स्ट, वाटर वोल्ट एमीटर। तो वाटर वोल्ट एमीटर में क्या होता है, एक बैक ईएमएफ सेट हो जाती है, क्योंकि जो कैथोड है उस पर हाइड्रोजन गैस और जो एनोड है उस पर ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो इस जो वोल्ट मीटर है, जब तक हम पोटेंशियल जो अब ये लिबरेट होने से एक बैक ईएमएफ पैदा होगी, और जब तक इस बैक ईएमएफ से ज़्यादा ईएमएफ हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप ये लगा लीजिए आपको कोई करंट नहीं मिलेगा। तो एक वैल्यू होगी, एक तरह से थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी वोल्टेज की, उसके बाद आपको करंट मिलेगा, और फिर आपका जो ग्राफ है फिर लीनियर रहेगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे वाटर H2SO4 डाइल्यूट कर दो उसको, तो वाटर प्लस में H2SO4, तो वाटर की मात्रा ज़्यादा रखो, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा एसिडिफाइड वाटर का, ये आपका एक नॉन ओमिक कंडक्टर होगा, इसमें से अगर आप करंट पास करोगे। आगे पीएन जंक्शन डायोड दिखा रखा है, तो पीएन जंक्शन डायोड में भी आप देखिए जो ओरिजिन है वहां से सीधी लाइन पास नहीं हो रही है, तो ये कुछ इस तरह का आपको नजर आ रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसे ही दूसरी साइड देख रहे हैं नेगेटिव साइड में, तो वहां पे भी आप देखिए। तो क्या समझ में आया यहाँ पे कि जैसे जैसे वी हम बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, करंट उस तरह से नहीं बढ़ रहा है। ऐसे ही इस तरफ देखो वी कितना लगा दिया और करंट कितना छोटा है, वी यहाँ तक हमने लगा दिया और करंट की वैल्यू बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये नॉन ओमिक ग्राफ है। आगे इसी प्रकार थायरिस्टर, तो ये आपके सिलेबस में भी है नहीं, बस आप देख लीजिए, थायरिस्टर का भी ग्राफ कुछ ऐसा होता है, गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर का कुछ ऐसा होता है। तो ये सारे नॉन लीनियर ग्राफ है जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी क्या है, जो प्रोफेसर कमरलिंग थे 1911 में, कमरलिंग ऑन्स, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मरकरी है अगर उसका टेम्परेचर हम डाउन करते जाएं और डाउन करते करते 4.2 केल्विन तक पहुंचा दे, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो एकदम इस पॉइंट पे आते ही जीरो हो जाती है। और यही यहाँ दिखाया गया, देखिए टेम्परेचर 8, ये 8 केल्विन, 8 केल्विन है ये,
ये 6 केल्विन है, ये 4 केल्विन, तो 4.2 केल्विन यानी 4.2 से कम 4 यहाँ दिखा रखा है। तो पहले देखिए रेजिस्टिविटी आपको क्या मिल रही थी या रेजिस्टेंस क्या मिल रहा था आपको, एक लगातार कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी और फिर एकदम क्या हो गई, ड्रॉप, जीरो पे पहुंच गई। यानी जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू मरकरी के लिए 4.2 केल्विन पे जीरो पे पहुंच जाती है, तो एकदम रेजिस्टिविटी खत्म हो जाती है, आप ये कह लीजिए। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, एक घटना है, फिनोमिनन है, जिसमें रेजिस्टिविटी का कंप्लीट लॉस हो जाता है किसी भी मेटल या एलॉय में, जब उनको एक सर्टेन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर दे दिया जाता है। यानी एक टेम्परेचर है उससे डाउन, उससे ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए उनको, उस टेम्परेचर को और डाउन कर दिया जाए उस कंडक्टर का। मान लो 4.2 केल्विन है, आपने 4 केल्विन कर दिया, 4.1 केल्विन कर दिया मरकरी का, तो मरकरी का टेम्परेचर अगर आप 4.2 से कम कर देते हैं तो एक घटना आपको देखने को मिलेगी। क्या घटना होगी उसमें, रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी। तो ये सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। और वो टेम्परेचर जिससे नीचे या जिस टेम्परेचर पर कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाए उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और इस कंडीशन पे जो सुपर कंडक्टर है अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर। और एक बार सुपर कंडक्टर की एक और खासियत, अगर आप उसमें एक बार करंट फ्लो करवा दीजिए इस मटेरियल में, फिर आप बैटरी को हटा दीजिए तो लगभग सालों तक करंट उसमें बहता रहेगा, करंट खत्म नहीं होगा, ये खासियत है। तो ये देखिए मिजनर इफेक्ट यहाँ पे दिखाया गया है। कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी देखिए पहले क्या होता है, कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो इसमें क्या है, कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी में ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाता है, एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स। वैसे तो रिपेल करते हैं लेकिन टेम्परेचर डाउन करने पे उनके बीच में एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाता है और वो एक दूसरे के नज़दीक आकर पेयर्स बना देते हैं जिनको हम कूपर पेयर बोलते हैं, COOPER, कूपर पेयर। और ये जो कूपर पेयर या कपल्ड पेयर भी बोल दिया जाता है, फिर ये आयंस की जो वाइब्रेशंस है या रास्ते में जो आयंस आते हैं उनसे टकराते नहीं है और जोड़े बना के सारे के सारे इकट्ठे कई जोड़े बना के आगे बढ़ते हैं और आयन से टकराते नहीं है, तो कोलिजन होता नहीं है जिसके कारण रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। मिजनर इफेक्ट देखिए, मिजनर इफेक्ट में ये दिखा रखा है कि अगर आप एक सर्टेन टेम्परेचर है जिसे ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, उससे लो टेम्परेचर पे अगर आप किसी कंडक्टर को ले जाओगे तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा और उस सुपर कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो जो कंडक्टर है उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी, उससे बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर। ठीक है, ये जो मटेरियल यहाँ पर है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और ये यहाँ पर सुपर कंडक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर देखिए T ग्रेटर देन TC, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है और यहाँ पे T लेस देन TC या T इक्वल टू TC। तो जैसे ही टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर होगा या उससे कम होगा वो तभी की तभी सुपर कंडक्टर बन जाएगा और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा और इस इफेक्ट का नाम रखा गया मिजनर इफेक्ट। तो मिजनर इफेक्ट क्या है, एक्सपल्सन, ये देखिए यहाँ पे एक्सपल्सन of the magnetic flux from a superconducting material when it is cooled to a temperature below the critical temperature in a magnetic field is called Meissner effect। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से बाहर निकाल देना जब कोई कंडक्टर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो ऐसा करता है और इस घटना का नाम होता है ऐसा करना, एक्सपल्सन करना, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर भगाना, इसको कहलाता ये कहलाता है मीजनर इफेक्ट। तो सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हमारी लगातार कोशिशें जारी है और हम चाहते हैं कि हाई टेम्परेचर पर भी हमें सुपर कंडक्टिविटी मिल जाए क्योंकि आमतौर पे हमारा रूम टेम्परेचर आपको पता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस 40 तक भी पहुंच जाता है। तो हम चाहते हैं अगर इस तापमान के करीब लगभग 10 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस इतने के करीब अगर कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाए तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। फिर हमारा जो लॉस है एनर्जी का लॉस वो बहुत कम हो जाएगा और बहुत सारी डिवाइस बहुत सारी हम नई अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं इसके जरिए। तो ये मटेरियल बता रखे हैं, ये जो टेबल दी हुई है इस टेबल में कि कौन सा मटेरियल का कौन सा क्रिटिकल टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर बन जाता है यानी रेजिस्टिविटी को लॉस कर देता है। आगे एप्लीकेशन बताएगी, एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड आप बहुत ही हाई पैदा कर सकते हो जो कि हाई एनर्जी फिजिक्स में आवश्यकता पड़ती है हाई मैग्नेटिक फील्ड की क्योंकि
सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो गया तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बटे आर, और बटे V के बटे में आप देखिए I इज इक्वल टू V बटे आर, और R को आपने कर दिया 0, तो I क्या हो गया लगभग इनफाइनाइट। तो बहुत ही हाई करंट आप इनके अंदर से पैदा कर सकते हो, और हाई करंट के कारण बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा, और एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है हीट का फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी, और आर हो गया 0 तो H हो गई 0, तो एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। ऐसे ही आप बहुत ही सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, लेविटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी ट्रेन है उसको हवा में उड़ाकर आप आगे पहुंचा सकते हो बिना रेल के, ठीक है, नहीं उसको पटरियों पर चलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही हाई स्पीड कंप्यूटर पावर ट्रांसमिशन आप इससे कर सकते हो, जिसमें पावर का लॉस बहुत कम होगा। तो ये सारे हमारे फायदे है, बेनिफिट है, और ये एप्लीकेशन है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ये क्या होता है, कोई भी बैटरी होती है, तो जो बैटरी होती है उसके 2 टर्मिनल होते हैं, और उन 2 टर्मिनल से वायर को जोड़ के किसी भी अप्लायंस को हम जोड़ते हैं और वो काम करता है। तो एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव, इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, सॉल्यूशन भरा रहता है, जिसके अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का फ्लो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बना रहता है। तो जब ये आयन्स मूव करते हैं तो विस्कस फोर्स और आयन आयन की अट्रैक्शन के कारण इनमें इनके फ्लो में कुछ रुकावट पैदा होती है। तो वो जो रुकावट जो इलेक्ट्रोलाइट में पैदा हो रही है, उस रुकावट का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल, एक सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है, ठीक है, फ्लो टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के रास्ते में, उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कितनी मात्रा है उस पर भी। डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ये इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, इसके बीच में जो रोड है उनके बीच की दूरी कितनी है, उस दूरी पे भी निर्भर करता है, और जो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो एरिया है, कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी जो डूबा हुआ है, जैसे अगर हम बात करें, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये एक इलेक्ट्रोड है, तो इनका कॉमन एरिया कितना आएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो ये जो कॉमन एरिया कितना डूबा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। और टेम्परेचर बढ़ाने से ये डिक्रीज होता है, वो मैं पीछे ही समझा चुका हूँ। और जो बिल्कुल नई सेल होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, और जैसे जैसे वो पुरानी होती है, करंट खींचती है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो ये है पूरा कंसेप्ट आपका। तो यहाँ तक आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिए, ठीक है। तो जो भी आपका डे है, ये मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को, जो डे है आपका है होमवर्क सेंड करने का, उस दिन ज़रूर होमवर्क सेंड कीजिए, नहीं तो आपको पता स्ट्रिक्ट एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका नाम ग्रुप से रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि जब आप देख ही नहीं रहे वीडियो, आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, थैंक यू।